गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आप लोग आर्मी के जवानों का डिमांड था कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का न्यूमेरिकल लेके आइए, तो हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे दोस्तों। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर ले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति ये हमारा टॉपिक है। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एसएचएम कहा जाता है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति, मोशन से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मोशंस को। मोशन मतलब होता है गति, ठीक है। बेसिकली गति को हम यहाँ पे दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, और दूसरे को कहते हैं नॉन पीरियोडिक। मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है आवर्त गति, और अनावर्त गति, ठीक है ना। अनावर्ती गति शायद वही नॉन पीरियोडिक। इसमें आपका थैंक यू ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन। और इसी को हम लोग कहते हैं एसएचएम और नॉन एसएचएम। तो ये मोशन का एक हिस्सा देख लिया आप लोग। पीरियोडिक मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस, जिसको हम लोग दोलन गति कहते हैं, है ना। इसी को एसएचएम और नॉन एसएचएम बांटा गया। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस के बारे में हम बताते हैं आपको कि क्या होता है। पीरियोडिक मोशंस में कहा जाता है कि जब कोई गति करता हुआ वस्तु या गति करता हुआ कण एक निश्चित पथ पे, जब गति करता हुआ कण जब एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपने पूर्व गति को दोहराता है, पूर्व गति को क्या करता है, दोहराता है एक निश्चित समय के बाद, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जब कोई कण निश्चित पथ पर गति करते हुए एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराती है, ठीक है। जब कोई कण निश्चित पथ पे, जैसे कि आप यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो हर 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आया,
फिर हर 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आया, फिर हर 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आया, फिर हर 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आया। हम ये उंगली लेते हैं, हाथ में ऐसे पत्थर को घुमाते हैं तो पत्थर होगा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पूर्व गति को दोहरा रहा होगा। तो जितने भी आपके एग्जांपल्स होते हैं वो पीरियोडिक मोशंस, ये आपका नॉन पीरियोडिक जो दोहराया नहीं जाए। जैसे बच्चा यहां से दिल्ली दौड़ गया, आर्मी के बच्चों, आर्मी के जवान दौड़ने में आगे हो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन दोहराया जाता है तो क्या आप वहां पे वापस आते हो? नहीं आते हो। तो आपकी जो गति होगी वो आवर्त गति नहीं होगी। अब आते हैं कि ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशंस को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को साफ करेंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड को नहीं साफ करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोर्ड को साफ करेंगे। अब बाबू ऑसिलेटरी मोशंस की जहां तक बात करें, जैसे ये देख रहे हैं ऐसे, है ना, ये आपका सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे एक बॉब लटका दिए। अब यहाँ पे इसको हम हल्का सा पुश कर देते हैं। ये जो बॉब है ये इसकी मिड पोजीशन है। क्या है? मिड पोजीशन है, जिसको कहते हैं साम्य स्थिति। ये पहले यहां जाएगा, ठीक है, देखो पहले क्या जाएगा, यहां जाएगा, मान लेते हैं x, यहां जाएगा, यहां पहले समझ लीजिए, पहले यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फाइनली कहां पे पहुंचा? मिड पोजीशन पे, ठीक है। तो हम समझेंगे कि उन्होंने एक दोलन पूरा कर दिया। तो सबसे पहला कि होता क्या है दोलन गति। तो अगर हम बात करते हैं दोलन गति, तो कहता है कि कोई भी वस्तु जब अपने साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, कोई वस्तु जब अपने साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो वैसे गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख लो, ये दोलन गति का एग्जाम्पल है ना। अब हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं कि कुछ टेक्निकल टर्म्स, दोलन क्या होता है या कंपन क्या होता है। जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति से इधर गया, फिर साम्य स्थिति पे आया, फिर साम्य स्थिति से यहां आया, फिर वापस यहां पे गया, जितने समय में ये पूरा दूरी जो तय किया उसी को हम लोग कहते हैं एक दोलन। यानी साम्य स्थिति से एक और, फिर साम्य स्थिति की ओर,
फिर दूसरी ओर फिर साम्य स्थिति। क्या मतलब? ऐसे 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 जो भी हुआ उसको हम एक दोलन पूरा करते हैं। अगर कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति से एक ओर जाता है, फिर साम्य स्थिति की ओर आता है, फिर दूसरी ओर जाता है और फिर साम्य स्थिति की ओर आता है, तो हम समझ जाते हैं कि उन्होंने एक दोलन पूरा कर लिया, पूरा किया। अब रही बात कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक दोलन पूरा किया यानी एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। बच्चों यहां तक हम समझ लिए। सबसे पहले दोलन गति का हमने एग्जांपल देख लिया। दोलन गति कहते किसको है? दोलन कब कहा जाता है? एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? और एक सेकेंड में जितना त्वरण, जितना दोलन होता है, पूरा होता है, उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी n बराबर 1/t, जहां n बराबर आवृत्ति और t बराबर समय। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति। आई बस समझ। अब हम इतना सब आने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या होता है उसको समझाते हैं आप लोगों को। SHM बच्चों, अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। SHM का अर्थ होता है जानते हो क्या? दोलन गति का सरलतम रूप। सीधा सी बात, इन्होंने कहा दोलन गति का सरलतम रूप। अब ध्यान से देखिए, ये क्या होता है भैया? यहां पे मास है, ठीक है, यहां पे एक स्प्रिंग है और इसको यहां पे हम लोग जोड़ दिए, सपोज। ठीक है, ये इसकी जो है सीमांत और ये जो होता है माध्य स्थिति, जिसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और वो आपका सीमांत होता है। अब रही बात की जब सीमांत की जहां तक बात हो रही है, देखिए सीमांत स्थिति, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर भी कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है,
आई बस। अब हम यहाँ पे एक मिनट आते हैं, हम यहाँ पे इसको खींच रहे हैं, खींचेंगे जोर से भाई, यहाँ खींच के ला रहे हैं, साथ से यहाँ पे चल देगा, यानी जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बराबर n, ठीक है। यानी ये जो x क्या है, आप ऐसे लिख सकते F बराबर माइनस के एक्स, x विस्थापन है, x क्या है, विस्थापन, यानी जितना दूरी हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सीमांत स्थिति में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीमांत स्थिति में जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीमांत स्थिति में v जो होता है आपका 0 होता है, v का मतलब होता है वेग, ठीक है। अब रही बात, जब v 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका 0 हो जाएगा, और यहां पे स्थितिज ऊर्जा यानी SE आपका मैक्सिमम होता है, महत्तम। AC का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे A भी होगा आपका मैक्सिमम, त्वरण यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो वहां पे हमने सारा चीज देख लिया। उसके बाद वहां पे बल क्या होता है आपका, मैक्सिमम। जब A मैक्सिमम तो बल मैक्सिमम। यहाँ पे आइए, जब मीन पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ये सीमांत की स्थिति थी, ये सीमांत पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब मीन पोजीशन पे रहेगा तो यहां पे भी आपका मैक्सिमम उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्टैटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 0, A 0, F 0। यहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें या वेग की बात करें, सबसे ज्यादा किस पे होता है, तो हम कह देंगे कि जो वेग होता है आपका माध्य स्थिति में या साम्य स्थिति में रहता है, तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति। यही था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको जितना खींचेंगे विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा बल लगाएंगे विस्थापन उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं SHM। SHM में क्या होता है, ध्यान से समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पे जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, तो जैसे ये आप देखिए इसका साम्य स्थिति है, जब इसको हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक छोड़ेंगे तो ये इधर भी आएगा, तो मींस कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रिलेशंस थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया चीज है, याद करने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगली बात हम आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वेलोसिटी इन SHM। समझ गए ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में वेग की बात करते हैं। सबसे पहले जो विस्थापन आप देखे हो, विस्थापन, जिसको D से दर्शाते हैं, A sin ओमेगा t से दर्शाते हैं। ज्यादा को ध्यान मत दीजिएगा, ये होता है, ठीक है, जिसको हम लोग A को आयाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आयाम। आयाम का
मतलब होता है कि वो स्प्रिंग को आप जितना दूर खींच के ले जाए, फिर वो बल हटाने के बाद वो अपने पुराने स्थिति में पहुंच जाए, वो उसको हम लोग कहते हैं आयाम। जैसे हम ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग है, खींचेंगे उतना ही हद तक खींच सकते हो जितना कि वो पुरानी स्थिति में आ जाए हट छोड़ने के बाद, तो उसको कहते हैं आयाम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि अगर आयाम को दुगना कर दिया जाए तो विस्थापन कितना होगा। क्वेश्चन था कि सरल आवर्त गति में, ध्यान से सुनिएगा, सरल आवर्त गति में यदि आयाम को दुगना कर दिया जाए तो विस्थापन कितना गुना होगा। भाइयों आपके सामने सवाल है, आंसर होगा दुगना। उसके बाद आइए त्वरण, नहीं वेग, वेग यानी v बराबर, इसमें भी वही होता है ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, लाइक दिस, पाई बाई 2। तो यहां पे क्वेश्चन से आएगा कि अगर आयाम को 4 गुना कर दिया जाए तो वेग कितना गुना होगा, और जब आयाम को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। भैया इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आयाम को लेके क्वेश्चन आता है, आयाम को डबल कर दोगे तो विस्थापन कितना होगा, आयाम को 4 गुना कर दोगे विस्थापन कितना होगा, आयाम को 5 गुना कर दोगे वेग कितना होगा, त्वरण को 6 गुना कर दोगे आयाम कितना गुना हो जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आयाम को 6 गुना कर देंगे तो त्वरण 6 गुना हो जाएगा। तो ये सारी बात, एक कॉन्सेप्ट आता है बउआ फेज डिफरेंस का, यहां पे समझ लीजिए फेज डिफरेंस। आर्मी में कई बार क्वेश्चन आया जिसको कहते हैं कालांतर, आज तक हमको भी ना समझ में आया। कालांतर पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच कालांतर क्या होता है, तो भैया यहाँ पे देखो ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या चीज का अंतर है, पाई का, तो आंसर हो जाएगा पाई का। डी और भी के बीच का अंतर देखो, डी और भी में कितना का अंतर है, पाई बाई 2 का जे। उसके बाद मान लेते हैं कि भी और ए में पूछ देगा तो भी पाई बाई 2 का। एंगल का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, किसका डिफरेंस देख रहे हैं, एंगल का। तो अगर आपके विस्थापन और त्वरण के बीच का कालांतर पाई, विस्थापन और वेग के बीच का कालांतर पाई बाई 2, और वेग और त्वरण के बीच का कालांतर पाई बाई 2। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक्स में नहीं है लेकिन आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रख लीजिएगा फेज डिफरेंस, यहाँ पे आयाम डिफरेंस होगा, तो किस तरीके से आपका वेग में परिवर्तन होगा। उम्मीद करते हैं वेलोसिटी इन सेक्शन हमको क्लोज करना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वेलोसिटी इन एसएचएम के बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ आते हैं महामंत्र के रूप में, महाजाप के रूप में, महामंत्र के रूप में, महामंत्र के रूप में। जैसा कि आपको कहा गया भैया कि टी जो होता है, टी जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और टी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है। तो इस परिस्थिति में कहा जाता है कि सरल लोलक का आवर्त का, ठीक है ना, सरल लोलक का आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या कॉन्सेप्ट है, सरल लोलक का आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
यानी अगर किसी झूले पे एक लड़की झूल रही हो और झूलते झूलते उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठ गया होगा, तो भैया आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लड़की को बैठाओ या उसके साथ में उसके बॉयफ्रेंड को बैठा दो, कोई फर्क पड़ने वाला आवर्तकाल पे नहीं है। दूसरा चीज, सरल लोलक के आवर्तकाल, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर भी निर्भर नहीं करता। सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता। ये दो बढ़िया महामंत्र हैं, याद कर लीजिए। जन्म घुट्टी है, पी लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। कुछ बातें कर लेंगे हम, कुछ बातें कर लेंगे हम। लड़की वाला केस लेंगे जी। देखिए केस पहला, ये लड़की है ना। कैसे तुम लोग झूला झूलते हो यार, हमको तो पता ही नहीं चलता। ले लड़की है, ऐसे ऐसे झूला लगा दिए, चल झूल रही है, ठीक है ना। तो लड़की इस पे झूला झूल रही है। अगर लड़की झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाएगी, अगर लड़की झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाएगी तो उसकी लंबाई घट जाती है, और लंबाई घटने के बाद जो होता है आवर्तकाल घट जाएगा। ध्यान से सुनिए। केस फर्स्ट, स्पेशल केस। लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए तो, ठीक है, गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर उठ जाता है। क्या करता है? गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर उठ जाता है। गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसकी वजह से लंबाई घट जाती है और आवर्तकाल घट जाता है। क्या बात है। केस पहला स्पेशल केस चल रहा हुआ। स्पेशल केस, ये झूला झूलने वाला केस था, है ना। मिटा दे, मिटा दे, अरे मिटा दो सर। केस दूसरा, यदि एक खोखले गोले के जगह पे ठोस गोला लटका दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अरे अभी तो बोले लड़की को बैठाओ, लड़की के बॉयफ्रेंड को बैठाओ, लड़की के पूरे खानदान को बैठा दो। आवर्तकाल में कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा।
तीसरा केस और जब सबसे जबरदस्त केस, एक बॉल है, ठीक है, आवर्तकाल कुछ भी हो, ये बॉल है खाली गोला, यहां पे ये गोला है, पानी भरा हुआ, इसका आवर्तकाल देखिए, मेरा सवाल जो है केस तीसरा में, ये खाली गोला है, लटका हुआ है, ये आपका पानी भरा हुआ गोला है, वो भी लटका हुआ है, दोनों का आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान होगा। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन में ट्विस्ट डालते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या किया, गोले में छिद्र कर दिया, अब पानी रीस रहा है, रीस रहा है, पानी रीस रहा है, रीस रहा है, कर दिया, तो पानी रीसने के दौरान लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है। जब पूरा पानी निकल जाता है तो आवर्तकाल वही हो जाता है, पहले वाला हो जाता है। बच्चे क्लास में इस चीज को हमने समझाया था, उस दिन भी अच्छे से नहीं समझ पाए थे, हम आपको फिर से समझाते हैं, मेरी भावनाओं को समझो यार। ये खाली गोला है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो लंबाई लेते हैं सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र से लेते हैं, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नोट में लिखेंगे, आपके लिख लीजिए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, लंबाई द्रव्यमान केंद्र से लिया जाता है, और द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, वह बिंदु, वह केंद्र जहां पे वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होगा, वह केंद्र जहां वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित हो। जैसे कहते हो ना दोस्त कि किसी वस्तु में जो मेन द्रव्यमान होता है उसके केंद्र पे होता है, बाकी तो चारों तरफ खोखला होता है,
तो हम वही बात करना चाह रहे हैं कि ये खाली गोला है, अभी यहां पे इसका द्रव्यमान केंद्र यहां आ गया, तो लंबाई तो यहां होगी। अब हम इसमें पूरा पानी भर दिए तो भी इसके द्रव्यमान केंद्र पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे पानी गिरेगा गिरेगा रिसेगा रिसेगा तो द्रव्यमान केंद्र हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये वजन इसका, मान लेते पानी इतना रिस गया तो वजन तो इतना ही पे आया ना, तो इसके केंद्र पे जाएंगे ना, अभी पूरा है तो इसके केंद्र पे था, यहां तक रिस गया तो इसके केंद्र पे जाएंगे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो होता है पानी रिसने के दौरान चेंज होता है, और उस चेंज होने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने की वजह से आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये था स्पेशल केस 3, मिटाए। अब आइए स्पेशल केस हम 4 लेते हैं। सर्दी में गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। दूसरा चीज, सर्दी में लोलक की लंबाई घट जाती है, तो आवर्तकाल घट जाता है। ये थी बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे, मिटाएं। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल है आपका, बता देते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, न्यूमेरिकल बताने से पहले हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यदि लोलक की लंबाई में X% की वृद्धि कर दी जाए तो आवर्तकाल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत बराबर X/, ये एक कॉन्सेप्ट है। लड़के दिए हुए हैं भैया शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, लड़के खूब धड़ाधड़ यूज करते हैं, धड़ाधड़ यूज करते हैं, धड़ाधड़ यूज करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स सब जगह काम नहीं करता है ना, सब जगह काम नहीं करता। जैसे हम क्वेश्चंस लेते हैं, यदि हाय हेलो हाय 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 हाय, यदि लंबाई में 44% की वृद्धि होती है
होती है। तो आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि। क्या बात है सर, आंसर में दिया हुआ है 22, आंसर में दिया हुआ 20, आंसर में दिया हुआ 10, आंसर में दिया हुआ 24। बच्चे तो पढ़े। अच्छा, लंबाई में x%, तो आवर्त काल में x/2। चलो सर 22%। अरे गधा, तो सोच भी तो लिया करो कि मास्टर साहब पढ़ाए थे। अब मास्टर साहब क्या पढ़ाए थे देखिए ध्यान से, मिटा रहे हैं, क्वेश्चन उतार लीजिए। हाँ जी, ट्रिक्स भी उतार लीजिए। हाँ, उतर गया सर, मिटा दीजिए। चलो जी, अब सबसे पहले जैसा कि हम लोग को मालूम है, टाइम अंतराल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो यहाँ पे भैया दो हम आवर्त काल ले लेते हैं, T1 T2 बराबर √1 होगा, 44% वृद्धि हो रही है ना, बट्टा 1.44 हो जाएगा। देखा क्या लिखेंगे, 44% तो 144, आप पहले हमारे पास 100, ठीक है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे 12/10। देखिए क्या होता है, T2/T1 कर देना। अब यहाँ पे जो आएगा परसेंटेज में, तो 12 - 10 बट्टा 10 गुने 100, यानी अगर बात करें तो 2 गुने 100 बट्टा 10, यानी 20। आंसर ये होगा, ठीक है। ये तो हमको मालूम है लंबाई, लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पे कि जब लंबाई बढ़ेगी यानी 100 से 144 हो जाएगी, तो आवर्त काल मान लेते हैं T2 होगा, ठीक है। चलिए 12/10 चेंज हुआ ये। अब यही क्वेश्चन दूसरे रूप में देखते, वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यदि लंबाई में 4% की वृद्धि हो तो आवर्त काल, देखिए अब इसको हम इस मेथड से बनाने जाएंगे, ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि, वो देखो इसका पहला ऑप्शन 2, B 4, C 8, D 3%। इसको इस तरीके से बनाने जाएंगे, देखिए आपके सामने है T2/T1 भैया 4% तो 104/100। अब ये रूट के बाहर नहीं आएगा, जब वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा तो हम यहां पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, यानी x% तो x/2, यानी 4% तो 4/2। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था वहीं पे अप्लाई होगा, जहां पे ये रूट्स के बाहर नहीं निकल पाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, ये हमारा था, अभी यहीं पे हम खत्म करते हैं SHM को। आगे 2 क्लास मान के चलिए, 2 क्लास, ज्यादा नहीं, बहुत तो 1-2 क्लास जाएगा, उसके बाद हमारा SHM खत्म हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल्स इसी तरीके कराते रहेंगे, आप लोग से जुड़े रहेंगे। आपको एग्जाम दीजिए, 20 में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, हम आपसे कह रहे हैं, डेट आगे एक्सटेंड करेगा ही करेगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू भाई।